हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जो नृत्य हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है हमारा फोक डांसेस यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोक नृत्य। इसको समझते हैं। देखिए, जो फोक डांस होते हैं उसमें किसी भी टाइप के आपको ना रूल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे या फिर एक फिक्स स्टेप्स देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। कि भाई अगर फोक डांस होगा तो मुझे ऐसे ही करना है, ये फिक्स कोई रूल है। या फिर मैं बोलूं कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ये आएगा, तो कोई फिक्स रूल या फिर स्टेप ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिलता है फोक डांस यानी कि लोक नृत्य के केस में। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि जो फोक डांस होते हैं वो नॉर्मली देखा ये जाता है कि किसी प्रकार का जो सेलिब्रेशन वगैरह होता है ना, उसमें किया जाता है। तो ये चीज भी आप लोग के लिए जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये आपको समझने में हेल्प करेगी। अब मैं यहाँ पर एक फोक डांस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ और वो एग्जाम्पल के तौर पे एक फोक डांस ले लेते हैं भांगड़ा। और भांगड़ा आप लोग जानते हो इसका ओरिजिन कहाँ से है, पंजाब से। तो ये नॉर्मली कब आपको देखने को मिलता है, जब पंजाब में सेलिब्रेशन वगैरह होता है। और अब क्योंकि जो लोग हैं वो पूरे इंडिया में फैल चुके हैं तो भांगड़ा आपको इंडिया में भी कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो तो आपको कहाँ पर मिलेगा, पंजाब। अब अगर आप लोगों ने देखा हो कि जो भांगड़ा है, तो क्या जरूरी है कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसा आएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? जी नहीं। जिसकी जैसी मर्जी वो एक दूसरे को देखते हैं और करने लगते हैं ना। कोई ऐसा नहीं कि भाई ऐसा ही स्टेप होना चाहिए। ये बात आप लोग को समझनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं मान लूं कि गुजरात में आपको गरबा वगैरह देखने को मिलता है ना, तो उसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स स्टेप नहीं है। तो नॉर्मली सेलिब्रेशन के टाइम पे जो हम लोग करते हैं उनको फोक डांस बोलते हैं। अब सेलिब्रेशन में मान लो जो हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, तो जो फार्मर्स किसान होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, वो लोग भी अपना कुछ डांस वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अब मैं क्लासिकल डांसेस की तरफ बढ़ूंगा। तो यहाँ पर इन दो चीजों को मैंने आप लोग के लिए समझाने के लिए बताया है। अब समझो क्लासिकल डांस। तो देखो क्लासिकल डांस में क्या होता है ना, बहुत ही हार्ड आपको क्या देखने को मिलते हैं, रूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। प्रॉपर इसमें आपको ड्रेस कोड होता है कि भाई यही वाला ड्रेस पहनकर ही आप इस डांस को कर सकते हो। दूसरी बात मैं कहूँ कि हर स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना चाहिए, ये सब कुछ एकदम फिक्स होता है। तो आप बोल सकते हो प्रॉपर रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, ड्रेस वगैरह फिक्स हैं। ये सब कुछ आपको क्लासिकल डांस में देखने को मिलेगा। और जो क्लासिकल डांस होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, गॉड या फिर जो गॉडेस हैं, है ना, उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं थ्रू डांस। ठीक है ना। मतलब क्लासिकल डांस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से रिलेटेड है। और क्लासिकल डांस ऐसा कोई भी मुंह उठा करके नहीं कर सकता। समझ रहे हो, इसके जो स्टेप्स वगैरह है सीखने में एक उम्र लग जाती है। 10 से 12 साल का समय लग जाएगा एक व्यक्ति को अगर सीखना हो क्या, क्लासिकल डांस। ठीक है। और अगर मैं पुराने टाइम में जाऊं तो ये जो क्लासिकल डांस है ये आपको टेम्पल्स वगैरह में देखने को मिलते थे। ठीक है। टेम्पल्स वगैरह में देखने को मिलते थे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इतना समझ में आ गया है कि फोक डांस में कोई रूल नहीं है, नॉर्मली सेलिब्रेशन के टाइम पे होता है ना। कोई ऐसा फिक्स ड्रेस नहीं है, जबकि क्लासिकल डांस में रूल्स होते हैं, ड्रेस होते हैं। ये रिलीजियस है, रिलीजन से रिलेटेड डांस आप बोल सकते हो इनको। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। तो जो डांस की हिस्ट्री रही है हमारे देश में, ये लगभग 5,000 साल पुरानी है। अब इसको मैं कैसे आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली थी वो है। तो इससे भी क्या पता चलता है कि भाई डांस उस समय भी था। इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये खजुराहो में यानी मध्य प्रदेश में जो टेम्पल है वहां पर आपको डांसिंग करते हुई जो है यहाँ पे लेडीज दिख जाएंगी। तो यानी कि डांस उस समय भी था। यहाँ पर अगर आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई कोणार्क में। कोणार्क में जो टेम्पल है वहां पर भी डांसिंग आपको दिख रही है। ये जो है ये दिलवाड़ा टेम्पल है, तो यहाँ पर भी आपको डांसिंग जो है वो देखने को मिल रही है ना। तो ये हमारा काफी पुराना कल्चर रहा है। और बेसिकली उस समय जो डांस वगैरह होते थे
उनका डिवाइन ओरिजिन माना गया। बेसिकली ये वॉरशिप का तरीका था, है ना? मतलब भगवान को खुश करने के लिए लोग डांस वगैरह किया करते थे। और नॉर्मली ये जो डांसेस होते थे वो टेम्पल्स में होते थे, जैसा कि मैंने बोला क्लासिकल डांस के केस में, जिनको हम लोग हिंदी में शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और फोक डांस को मैंने क्या बोला, लोक नृत्य को कहते हैं। फोक डांस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लासिकल डांस गिनती के हैं 8। अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ। अगली बात, ये जो क्लासिकल डांसेस हैं ये डेवलप कैसे हुए? तो देखो, इनका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है 12th सेंचुरी से। 12th सेंचुरी से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो हमारे मंदिर हैं, वहां पर किए जाते थे, लेकिन किस रूप में? म्यूजिकल प्ले या फिर संगीत नाटक के रूप में ये हुआ करते थे। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो क्लासिकल डांस है इनका डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो आप बोल सकते हो 12th सेंचुरी में हम बात करें तो इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन संगीत नाटक के रूप में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डांस का मेंशन करने वाला जो फर्स्ट टेक्स्ट है इंडिया का, वो कौन सा है? तो उसका नाम है नाट्य शास्त्र। और इस नाट्य शास्त्र के जो ऑथर हैं वो हैं भरत मुनि। सुपर इंपॉर्टेंट। और इस नाट्य शास्त्र में डांसिंग को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैं आगे आप लोग को वो भी बताऊंगा। और नाट्य शास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, फिफ्थ वेद के रूप में भी जानते हैं। अगली बात करें तो नाट्य शास्त्र में यह बोला गया है कि जो आप बॉडी की मूवमेंट करते हो, है ना, समझ रहे हो, वो क्या है? वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये नहीं कि आप कूद रहे हो, हिल रहे हो, वो डांस हो गया। नहीं, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब आपको शो करना है कि आप अगर डांस कर रहे हो तो कुछ बताना है, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं जो हम लोग डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो और कूदने लग रहे हो, वैसा टाइप का नहीं है ना? ये है क्लासिकल डांस। तो ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्लासिकल डांस वो सारे डांस हैं कहीं ना कहीं जो फॉलो करते हैं किसको? नाट्य शास्त्र को। यहाँ पे जो रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करते हुए जो डांसेस हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ही हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं। अभी ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब आगे देखते हैं। नटराज, ये स्टैचू आप देख पा रहे हैं, ये भगवान शंकर जी का जो है, जो लॉर्ड शिवा है उनकी डांसिंग स्टैचू है, उसको नटराज बोलते हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि सर्वोच्च अभिव्यक्ति है इंडियन डांस की, यानी कि सुप्रीम मैनिफेस्टो है इंडियन डांस का, कि हमारे जो गॉड हैं वो भी डांस कर रहे हैं। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक में एग्जाम में क्या आएगा उसके ऊपर बात करूं तो क्लासिकल डांस का जो इवोल्यूशन है कब से स्टार्ट हुआ? 12th सेंचुरी। पांचवा वेद कौन सा है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के ऑथर कौन है? भरत मुनि। और ये मेन बुक है इंडिया में किसकी? डांस की। ठीक है ना, इतनी बात। आगे, नाट्य शास्त्र में 2 बेसिक एलिमेंट बताए गए हैं क्लासिकल डांसेस के लिए, कि भाई अगर कोई क्लासिकल डांस है तो उसमें लगभग ये जो बेसिक एलिमेंट है ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि दोनों हो, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं, ये सब चीजें जो हैं ये सब आप नाट्य शास्त्र से पढ़ोगे। तो जो फर्स्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लस्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सेकंड क्या होता है? तांडव। आप लोगों ने शिव तांडव सुना होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लस्य जो है वो माँ पार्वती की तरफ है, और जो तांडव है वो लॉर्ड शिवा की तरफ है। माँ पार्वती बोला मतलब ये फेमिनाइन फीचर है ना, एक फीमेल फीचर को शो करता है लस्य। और जो तांडव है वो बात करेंगे तो एक मेल फीचर को शो करता है। तो लॉर्ड शिवा का तांडव, है ना, और लस्य माँ पार्वती का आप मान लो। अब समझो इसको ध्यान से, जो लस्य होता है उसमें प्रॉपर ग्रेस होता है, भाव होता है, रस होता है, अभिनय होता है। मतलब कि जो आपके इमोशन हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जो फेशियल इमोशंस वगैरह हैं, है ना, यहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो फेशियल इमोशंस हैं, है ना, जो आप शो करोगे वो सब लस्य है। ड्रेसिंग हो गया, ये सब लस्य है। आप किस तरीके से ग्रेसफुली रेडी हो रहे हो वो सब कुछ लस्य में आएगा। लेकिन बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का रिदम, जो आपकी जो बॉडी जो मूवमेंट करेगी, जिस रिदम में आप नाचोगे, उसको हम लोग बोलते हैं तांडव। तो ये मेल एस्पेक्ट है कि भाई रिदम और मूवमेंट मेल एस्पेक्ट है, और जो पूरा इमोशन हो गया, ग्रेस हो गया, भाव हो गया, ये लस्य है। आई होप कि मैं क्लियर हो जाऊंगा। लस्य माँ पार्वती से रिलेटेड आप मान लो, और तांडव लॉर्ड शिवा से। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली भाव का मतलब समझ रहे हो, भाव, रस, ये सब इमोशन है। आई होप मैं एकदम क्लियर होऊंगा आप सभी लोगों के लिए। लस्य एंड तांडव, ये 2 बेसिक एलिमेंट इंडियन क्लासिकल डांस के लिए बताए थे। किसने? बताओ भाई।
भरत मुनि ने अपनी किताब नाट्य शास्त्र में। देखो, ये जो रस बताया था मैंने, ये एक इमोशन है। अभी एक नहीं होते, 9 होते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बताना चाहूंगा। श्रृंगार जो लव को शो करेगा, हास्य मतलब ह्यूमर, करुणा ये शौर और शोक को, रुद्र मतलब एंगर, वीर मतलब समझ रहे हो ना वीरता, भयानक मतलब किसी प्रकार का डर, विभत्स मतलब डिस्गस्टिंग हो गया, घृणा हो गया, अद्भुत मतलब आश्चर्य, शांत मतलब काम। तो बेसिकली रस जो होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली वो इमोशन होते हैं। अपन लोग जब पोइट्री वगैरह सुनने जाते हैं तो बोलते हैं ना ये वीर रस की कवि हैं। ये बात समझ पा रहे हो? तो बेसिकली वो वीरता की बातें करेंगे। तो ये सब कुछ जो है जो इमोशन वगैरह ये सब लस से है। और बॉडी का जो मूवमेंट है वो पूरा तांडव है। चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा डांस करेगा तो सिर्फ तांडव करेगा, जी नहीं। ये जो पूरा डांस होगा इसमें दोनों ही फीचर होंगे, है ना? या फिर बंदी डांस करेगी तो सिर्फ वो इमोशन ही शो करेगी, बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बस ये बताता है कि डांस फॉर्म में मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, मतलब दोनों के ही फीचर आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, तो जो जो बातें स्टार में लगाई हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगली बात समझो, जो मूड और एक्सप्रेशन होता है ना? इसको हम लोग मुद्रा से शो करते हैं। मुद्रा क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड और आप बोल सकते हो जो बॉडी पोस्चर है उसके थ्रू हम लोग मुद्रास बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये जो मुद्रा वगैरह है ये सब कुछ का उल्लेख किया गया है नाट्य शास्त्र में। और टोटल फंडामेंटल कितनी मुद्रा बताई गई हैं ये याद रख लेना। तो 108 मुद्राएं बताई गई हैं। अब जिस प्रकार से नाट्य शास्त्र है बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसी प्रकार से हम लोगों को एक और बुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो भी एग्जाम में आती है। और उस बुक के बारे में हम लोग बात करें तो नाम है अभिनय दर्पण। और नंदिकेश्वर इसके ऑथर थे। नंदिकेश्वर की अभिनय दर्पण। और जो भरतनाट्यम है ना उसका डिटेल स्टडी भी आपको अभिनय दर्पण में मिल जाएगा। मतलब उसमें भरतनाट्यम का पूरा डिटेलिंग है। लेकिन अगर मैं नाट्य शास्त्र की बात करूं तो उन्होंने पूरे क्लासिकल डांस में क्या क्या होना चाहिए, डांस क्या होता है, ये सब कुछ नाट्य शास्त्र में है। और जो जो भी डांसेस इन सब चीजों को फुलफिल करते हैं जो नाट्य शास्त्र में, उन्हीं को हम लोग बेसिकली क्लासिकल डांस कहते हैं। लेकिन जो अभिनय दर्पण है ये भी अभिनय की, एक्टिंग की एक बहुत अच्छी बुक है। और आपका भारतनाट्यम बहुत डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अभिनय दर्पण बाई नंदिकेश्वर, इसमें जो एक्ट है यानी कि जो अभिनय है उसके कितने एलिमेंट बताए गए हैं? 3 बेसिक एलिमेंट बताए गए हैं, है ना? आपको वो एलिमेंट याद नहीं रखने, बस आप इतना याद रखो कि अभिनय दर्पण के ऑथर कौन है। अभिनय दर्पण के ऑथर कौन है? नंदिकेश्वर। हमारे काम की बस इतनी बात है। और जो अगली बात है वो भरतनाट्यम वाली मैंने आगे लिखी हुई है। अब देखो, तो नंदिकेश्वर ने अपनी किताब में बताया कि एक्ट या फिर अभिनय के 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है कि आप इसमें क्या करोगे भाई? प्योरली डांस करोगे, बॉडी के मूवमेंट करोगे, लेकिन एक्सप्रेशन जीरो दोगे। समझ रहे हो? बॉडी मूवमेंट भयंकर करोगे पर किसी भी प्रकार का आप क्या नहीं करोगे भाई? बताओ। एक्सप्रेशन नहीं दोगे। तांडव यही तो था। ध्यान दो, यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी मूवमेंट होगा, रिदम होगा, मूवमेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा। एक्सप्रेशन तो आपका लस्य है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि जो नृत्य है इसमें एक्सप्रेशन नहीं होता। उसके बाद देखो यहाँ पे नृत्य, ये नृत्य है और ये नृत्य है। लास्ट के 2 अल्फाबेट यहाँ पे चेंज है, देखो ध्यान से। तो जो नृत्य होता है इसमें बॉडी मूवमेंट होती है, इसमें आपके एक्सप्रेशन होते हैं, मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके हस्त मुद्रा जो फिंगर से बनाते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन जिनको हम लोग अभिनय बोल देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी आ जाएगा इसमें, और आपका मूवमेंट भी आ जाएगा बॉडी का। ये नृत्य कहलाता है। और एक होता है नाट्य। नाट्य में क्या होता है कि मान लो आप भगवान शिव की स्टोरी समझा रहे हो तो आप उसका उसमें क्या करोगे? भगवान शिव की जो ड्रेस है वो पहनोगे और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है ना? तो जो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है नाट्य, नाट्य नाटक, ठीक है ना? इसमें आपको नृत्य भी मिलता है और नृत्य भी मिल जाता है। नाट्य में बहुत सारी जगह पे ये गलत मिलेगा आपको, है ना? सच्चाई यही है कि इस वाले में इसका ही फॉर्म मिल जाता है, इसका ही मिल जाता है, पर जो प्रॉपर डांस होता है वो ये होता है। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ड्रामा वाली चीजें हो जाएंगी, इसमें पूरा ग्रुप आएगा, वो ड्रामा वगैरह करता रहेगा, है ना? और डांस भी करता रहेगा, पर जो प्रॉपर डांस है विथ एक्सप्रेशन वो यहाँ मिलेगा।
तो ये 3 बेसिक एलिमेंट बताए गए थे आपके अभिनय दर्पण बाई नंदिकेश्वर में। अब इंडियन क्लासिकल डांस कितने टाइप के होते हैं? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन क्लासिकल डांस जो होते हैं वो बेसिकली 8 टाइप के होते हैं, और ये उन्हीं डांसेस को माना गया है जो फॉलो करते हैं नाट्य शास्त्र बाई भरत मुनि। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है? साहित्य अकेडमी बोल रही है। आओ आगे देखते हैं। गुरु शिष्य जो परंपरा है वो फॉलो किया जाता है किसमें? हमारे इंडियन क्लासिकल डांस में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज कौन करता है, तो आप बोलोगे जो संगीत नाटक एकेडमी है वही रिकॉग्नाइज करती है क्लासिकल डांसेस को। कि कौन से डांस क्लासिकल डांस होंगे उसको रिकॉग्नाइज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संगीत नाटक एकेडमी को है, जिसका फॉर्मेशन 1953 में हुआ था। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये मैं ईयर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पूछा जा सकता है। अब ये 8 क्लासिकल डांस जो है मैं आपको पहले शो करता हूँ। तो देखो ये 8 कहाँ कहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कथक आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली बात करेंगे तो यूपी, पर नॉर्थ इंडिया में जो जयपुर वाला एरिया यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर अगर मैं बात करूं, ये आपको कथक में जो है वो यूपी में देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को कथक यूपी लगा करके आना है। ये हो जाएगा केरला। केरला में दो हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली। भरतनाट्यम, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बाकी की उतनी डिटेलिंग जरूरी नहीं है, पर भरतनाट्यम की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी ये आपको कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में ओडिसी मिलेगा। मणिपुर में मणिपुरी मिलेगा। और आसाम में आपको सतारिया मिलेगा। तो ये टोटल 8 होते हैं जो संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज करता है। इतनी बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, इनके हिसाब से क्लासिकल डांस कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में संगीत नाटक एकेडमी आएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि 9 वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो बोल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया में कितने क्लासिकल डांस होते हैं, तब आप लोग बताओगे 9। अदरवाइज 8 ही बताओगे और वही एग्जाम में आता है। 9 वाला कभी एग्जाम में आया नहीं, पर आ जाए तो। और ये 9th वाला क्या है? देखो ये है चाउ डांस। और ये चाउ डांस जो है ये कहाँ होता है? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। आई होप पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये है चाउ। तो ये पूछ लिया जाए भाई। और चाउ डांस को ना इन्होंने क्लासिफाई किया है एज सब क्लासिकल डांस के रूप में। इसको सब क्लासिकल डांस कहा गया है। एग्जाम में ऐसे आएगा नहीं, लेकिन बस आप याद रख लो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से कितने होते हैं भाई? 9 होते हैं। पर आपको कितने याद रखना है? सिर्फ 8 याद रखना है। तो ये भी आपके लिए हेल्प कर देगा मैप, है ना? मैप मैंने जानबूझ के डाले हैं क्योंकि यहीं से आपको याद होगा भाई, यहीं से आपको याद होगा। चलो, अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फरवरी 2024 में साउथ इंडिया में पहली बार संगीत नाटक एकेडमी का एक कल्चरल सेंटर ओपन हुआ, जिसे कहा गया दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दक्षिण भारत सांस्कृतिक जो केंद्र है ये कहाँ ओपन हुआ? तो आप लोग आंसर बता देना, हैदराबाद। और इसका इनॉग्रेशन किया था फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू जी ने, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हो। तो दक्षिण भारत में पहला बना है, साउथ इंडिया में पहला कल्चरल सेंटर बना है संगीत नाटक एकेडमी का, हैदराबाद में। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका होगा कि कितने क्लासिकल डांस होते हैं। 8 होते हैं, जिसको रिकॉग्नाइज करता है संगीत नाटक एकेडमी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से टोटल 9 होते हैं। और 9th वाला कौन सा लिया गया है? वो है चाउ। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट भरतनाट्यम। तो मैप से सबको क्लियर हो चुका है कि जो भरतनाट्यम है भाई ये कौन सा स्टेट में है बताओ? भरतनाट्यम आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे बहुत, बाकी में इतना डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पे डिटेलिंग मैंने रखी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेलिंग कम होती जाएगी, है ना? स्टार्टिंग में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस किसे माना गया है? तो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस जो है वो भरतनाट्यम को माना गया है। और बताऊं कि इसका नाम भरतनाट्यम कैसे पड़ा?
तो देखो, नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी? भरत मुनि। तो दोनों को मिला करके आपको भरत मुनि की जो बुक है ना, नाट्य शास्त्र, वहीं से कहीं ना कहीं सारे डांसेस निकले हैं, है ना, उसी में डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जो भरत हैं, उन्हीं के नाम पे, भरत मुनि के नाम पे इसका नाम भरतनाट्यम रखा गया है। ये वाला पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। ओल्डेस्ट अमंग ऑल क्लासिकल डांस। क्वेश्चन आएगा कि जो अभिनव दर्पण है, जो अभिनय दर्पण है, अभिनय मतलब होता है एक्टिंग, जो अभिनय दर्पण है बाई नंदिकेश्वर, इसमें कौन से बुक का डिस्क्रिप्शन मिलता है, सॉरी कौन से डांस का डिस्क्रिप्शन मिलता है? अभिनय दर्पण देखो खुद क्या है, बुक है, और इसमें डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है भरतनाट्यम का। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला, सपोज करो भरतनाट्यम ना कोई सोलो परफॉर्म कर रहा है, भरतनाट्यम कोई सोलो परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एकाहार्य। एकाहार्य। अब वो जो सोलो परफॉर्मर है ना, वो जानते हो क्या करेगा? जितने भी रोल्स हैं, मान लो किसी भी, मान लो मैं बात करूं किसी एक तरीके की, मान लो ये लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कोई भी ये लोग एक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी ये लोग डांस कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग किरदार होते हैं ना, तो सभी का, या फिर मैं बोल सकता हूँ जितने भी, मतलब जितने भी रोल्स हैं बोल दो, जितने भी मुद्रा हैं, अकेले करने लगेगा। अलग अलग टाइप के जो रोल्स हैं उनको सबको अकेले परफॉर्म करेगा। मतलब जब कभी भी आप ऐसा बोल दो, जो सिंगल परफॉर्मर होता है भरतनाट्यम का, ऐसा याद रखो, सिंगल परफॉर्मर जो होता है भरतनाट्यम का, उसको एकाहार्य बोला जाता है। एक क्वेश्चन आएगा कि भरतनाट्यम को ब्रिटिशर्स ने कब बैन किया था, तो आंसर हो जाएगा 1910। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया था। बाद में इसको रिवाइव कराया था ई कृष्णा अय्यर ने। ई कृष्णा अय्यर ने दोबारा इसको स्टार्ट करवाया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको बैन किया था। पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में भरतनाट्यम को पहचान दिलाने वाली कौन थी? रुक्मणी देवी अरांगले। इन्होंने क्या किया था? जो रुक्मणी देवी अरुंदले हैं, इन्होंने भरतनाट्यम को पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंचाया था। और इसका जो थीम होता है वो रिलीजियस होता है, किसका? भरतनाट्यम का। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो रुक्मिणी देवी अरुंदले हैं, ये फर्स्ट फीमेल हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और भरतनाट्यम हमेशा खत्म होता है कैसे? जो परफॉर्मर होता है ना, जब उसका जो मैं बात करूं जो कंप्लीट होता है, तो श्लोक की चैंटिंग की जाती है, मंत्र कहे जाते हैं। अगला है, क्वेश्चन आएगा कि जो भरतनाट्यम है उसके जो पोजेस हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, पोजेस जो हैं वो कौन से टेम्पल में डिपिक्ट किए गए हैं, कौन से मंदिर में दर्शाए गए हैं? तो तमिलनाडु में एक चिदम्बरम टेम्पल है, उसके गोपुरम में दर्शाए गए हैं। गोपुरम आपको मैंने पढ़ाया ही है ना, टेम्पल वाले लेक्चर में, कि गोपुरम क्या होता है, बेसिकली एंट्रेंस होता है। तो याद रखना, चिदम्बरम टेम्पल में शो किया गया है। ये भी आपके लिए काफी जरूरी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? रिलीजियस थीम होगा इसका। जितनी बातें बता रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ना। अगली बात, भरतनाट्यम का ओरिजिन जो था, वो एक डांस से हुआ करता जिसका नाम था सादी रट्टम। पहले हम बात करेंगे तो सादी रट्टम क्या था। देखो, जो टेम्पल्स वगैरह हुआ करते थे, वहां पर जो परफॉर्म किया जाता था डांस, उसको बोलते थे सादी रट्टम। और इसी सादिर अट्टम से ही आगे जा करके नाम रखा गया भरतनाट्यम। आई होप क्लियर हो जाएगा। तो और क्वेश्चन आ जाए कि जो सादिर अट्टम है वो किसका पुराना नाम है, तो आप बता दोगे भरतनाट्यम का ही। उसके बाद, है ना, उसके बाद जो कृष्णा अय्यर है, इन्होंने नाम रख दिया भरतनाट्यम फ्रॉम सादिर नट्टम या फिर सादिर डांस। और ये देखो, जो कृष्णा अय्यर है, यहाँ पे इनकी मैंने बात भी की आप लोगों के साथ में, इन्होंने ही रिवाइव कराया था, तो इन्होंने ही नाम रखा था भरतनाट्यम। ठीक। अगली बात कहें हम लोग, तो जो सादी रट्टम है या फिर जो सादी डांस है ना, ये देवदासियां किया करती थी। साउथ इंडिया में पहले क्या होता था, अगर गर्ल होती थी तो उनको टेम्पल्स को दे दिया जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि वो जो फीमेल होगी, है ना, वो देवताओं की दासी होगी, है ना, तो उन्हें देवदासी कहा जाता था। देवदासी कहा जाता था। और देवदासियां जो डांस करती थी, उसे देवदासियों का डांस को, मतलब साउथ में कहा जाता था दासी अट्टम। तो अगर पूछा जाए सादी रट्टम क्या है, तो सादिर अट्टम बेसिकली वो डांस है जो तमिलनाडु के टेम्पल्स में हुआ करता था। और दूसरी बात, सादिर अट्टम जो डांस है, इसको परफॉर्म कौन करती थी? दासियां। और वो भी किसकी? देवों की, यानी कि देवदासियां, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। और जो लास्ट देवदासी मानी गई है ना, वो कौन है बताइए? आर मुथु कननमल
ये हैं और इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था। उसके बाद से ये जो देवदासी वाला कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये 7 स्टेप होते हैं भरतनाट्यम के, अलारिप्पू है ना, ये सब जब आपके पास समय बहुत ज्यादा हो तभी आप इसको याद करना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। कभी कभी आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भरतनाट्यम में ये होता है कि भाई इसको करने वाले फेमस लोग कौन है, उनके नाम बताइए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब भरतनाट्यम में बात करेंगे तो इक्वल इम्फेसिस है किस पर, तांडव पर भी, लस्य पर भी, यानी बॉडी मूवमेंट पे भी और इमोशन पे भी। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। भरतनाट्यम को हम लोग फायर डांस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें फायर को शो किया जाता है, अग्नि को शो किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो फेमस लोग हैं जिन्होंने इस डांस को फेमस किया वो कौन कौन है। तो सबसे पहले देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी के लिए भी फेमस है। बेटा इसको ना बार बार पढ़ना, देखो बताने को मैं ट्रिक तो बता दूं पर वो लंबी चौड़ी ट्रिक याद करने से अच्छा है आप इनके नेम को बार बार रीड करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पिछले 2 साल के पेपर ले लो, जो लोग पूछे गए उनको रीड करो। वैसे जो सबसे फेमस फेमस है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो हैं ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई, इनको तो आप सब जानते हो, उन्हीं की वाइफ है। ये वाइफ है किसकी, विक्रम साराभाई की। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप लोग को समझना पड़ेगा। और दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो मल्लिका साराभाई आप देख पा रहे हो, मल्लिका साराभाई कौन है, डॉटर है किसकी, विक्रम साराभाई की। और मल्लिका साराभाई को कुचिपुड़ी भी आता है, कुचिपुड़ी भी आता था इनको। और यामिनी कृष्णमूर्ति को भी कुचिपुड़ी भी आता था। और एक कौन है, अलार्मर वेल्ली। देखो घराना समझते हो, घराना मतलब मान लो जो भरतनाट्यम में अलग अलग एरिया में हो रहा है तमिलनाडु के, तो उसमें जो पंडनालूर नाम का जो एरिया है, जो स्टाइल है, वो करा करती थी कौन, अलार्मल वेल्ली। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितनी भी बातें मैं अब बता रहा हूँ ना इसको छोड़ना मत, प्रोपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर देखो जो कथक है वो जयपुर में भी चलेगा तो जयपुर घराना आ गया, है ना। मैं बोलूँ राजस्थान में जयपुर में हो गया, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में चलेगा तो रायगढ़ घराना आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बातों को। वारा बनारस में भी चलेगा, तो अलग अलग घराना आ गए, थोड़ा थोड़ा सा स्टाइल में चेंजेस आ जाएगा। तो ऐसी भरतनाट्यम के साथ में भी है। और जो आपका अलार्मर वेल्ली है ये पन्ननल्लूर स्टाइल को फॉलो करती थी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे ये इंपॉर्टेंट ही लोग हैं। कमला नारायण भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, बाला सरस्वती, शिव चंद्रशेखर उत्तरनी, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यन, एग्जाम में आए हुए हैं भैया ये सब। रुक्मणी देवी अरुंधले, सुपर इंपॉर्टेंट, सोनल मान सिंह, ये ओडिसी के लिए भी फेमस है, आगे आपको बताऊंगा। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, अभी देखा, हेमा मालिनी एग्जाम में आता है ना, अलरमेल वेल्ली, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज इनको 2-3 बार सुनना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पीडीएफ आप रिपीट करा करेंगे इसको, पीडीएफ को पढ़ते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। एक और नाम, शांता एंड वीपी धनंजय, ये दोनों के नेम भी इंपॉर्टेंट है, ये हस्बैंड एंड वाइफ है ना, भरतनाट्यम आर्टिस्ट हैं दोनों, ये भी याद रखना। और एक नोट हुआ करता है, नोट ये है कि नट्टू बनर वो लोग को कहते थे जो भरतनाट्यम के कंडक्टर हुआ करते थे, मतलब जो लोग कंडक्ट करा रहे होते थे। और दूसरा जो रेसिटल का काम होता है ना, जो बेसिकली आप खुद सोचो, एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा और रेसिटल मतलब जिसके ऊपर डांस वगैरह हो रहा है ना, वो सब जो लोग करेंगे उनको नट्टू बनर कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि नट्टू बनर किसका रेसिटल करते हैं, तो भरतनाट्यम में रेसिटल का काम जो है ये आपके नट्टू बनर लोग करते हैं। तो इतना डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा भरतनाट्यम। आगे चलते हैं कथक। लेकिन अगर आप एसएससी जेई में दे रहे हैं तो आप प्रोमिनेंट जो हैं उसके उनको देख सकते हो कि जो कौन कौन से, मतलब प्रोमिनेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, प्रोपोनेंट्स वाले हो सकते हैं और कौन सा स्टेट से, बस। लेकिन याद रखना ये पूरा पढ़ोगे तो आपके काम का आएगा। कथक, कथक जो है वो रास लीला, यानी कि भगवान कृष्ण ब्रजभूमि से इसका ओरिजिन माना गया है। और कथा मतलब होती है स्टोरी, और कथाकार मतलब स्टोरी टेलर, है ना। तो सबसे पहले तो ये भगवान कृष्ण की रासलीला से रिलेटेड है कथक। मुगल कोर्ट में भी ये गया तो यहाँ वहां पर ये जो पहले पूरी तरीके से
बोल सकते हो ये भगवान को समर्पित था, लेकिन जब मुगल कोर्ट में जाता है ना, तो थोड़ा सा दरबारी भी बन गया था। बाद में जो लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ का एरिया अवध कहलाता था, लखनऊ और उसके आसपास का, तो वाजिद अली शाह, उन्होंने इसको दोबारा से, आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा इसको पैटर्नाइज किया। तो ये कथक जो है आगे बढ़ा बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, खुद भी बढ़िया कथक करते थे वो। वाजिद अली शाह ये लास्ट नवाब थे वैसे, लखनऊ के या फिर अवध के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कथक को आश्रय देने वाले, पैटर्नाइज करने वाले लास्ट नवाब, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह। लेकिन 20th सेंचुरी में बात करूंगा, कथक को रिवाइव कराने वाली थी लेडी लीला शोखे। एग्जाम में तो नहीं आया। एक होता है जुगलबंदी, पूछा जाएगा कि जुगलबंदी कौन से क्लासिकल डांस में फेमस है। तो जुगलबंदी में क्या होता है, कंपटीशन होता है किसके बीच में, डांसर और तबला प्लेयर। ये मूवीज वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बात, थीम राधा कृष्णा सबको पता है। कथक वैसे स्लो होगा फिर फास्ट होने लगेगा। बेटा हमारे यूपी में ना एक होता है कर्ण छेद संस्कार, है ना। जब आप, हमारे इधर जब नाइन्थ, आपका जो एज हो जाता है, जब आप 9 ईयर के हो जाते हो, तो कथक होता है। तो उस समय भी लोग ना, पता है यूपी में पहले बहुत ज़्यादा फेमस था ये, इस प्रकार के डांस वगैरह कराते थे। तो जब मैं 9 ईयर का हुआ था, तो मेरे घर में भी पापा ने कथक करवाया था। ठीक है ना। तो एक अंकल जी आए थे, उन्होंने कथक परफॉर्म किया था। तो मैंने लाइव देखा है। हालांकि अब ये सब उतना नहीं देखने को मिलता। अब आप बोलोगे कि सिर्फ सेलिब्रेशन में हो गया। बेटा हाँ, क्योंकि यूपी में ये बहुत फेमस था पहले, समझ रहे हो। तो 2-3 अंकल जी लोग आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया था उस समय। ये कथक जो है क्लासिकल, ये पूरी तरीके से नाट्य शास्त्र को फॉलो करता है। लेकिन ये पहले बहुत फेमस था, तो इसको लोग कराया करते थे, सेलिब्रेशन में भी होता था ये पहले। अपवाद चीज बता रहा हूँ भाई, सब लोग नहीं कराते ये। अगला बात करते हैं, ये जो डांस है जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, स्लो टू फास्ट होता है, कोई नहीं पूछेगा। इसमें ठुमरी म्यूजिक होता है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठुमरी म्यूजिक का यूज होता है, और इसमें पर्शियन एलिमेंट भी मिलता है, क्योंकि इसमें बीच बीच में उर्दू की गजल वगैरह चलती है। क्यों, अब देखो ना यार, ये अवध के जो नवाब है, इन्होंने पैट्रनाइज किया है, तो इसमें उर्दू की गजल वगैरह भी आ जाएंगी। और उर्दू में याद रखना, पर्शियन जो लैंग्वेज है उसका काफी रोल है। उर्दू जो है वो हिंदी वगैरह के साथ में पर्शियन का मिक्स होने के बाद ही बनी है। उसके बाद जो फीमेल होती हैं वो लहंगा चोली पहनती हैं या फिर चूड़ीदार कमीज पहनती हैं। और जो मेल होते हैं, या तो वो चेस्ट पे कुछ भी नहीं पहनते, है ना, या फिर धोती कुर्ता चूड़ीदार पहन लिया करते हैं। ये वैसे इतना डिटेल में मत जाना। अगली बात करते हैं, कथक में 4 घराने बहुत फेमस हैं। एक है लखनऊ का वाजिद अली, जो नवाब वाला घराना। जयपुर का भानुजी घराना। ठीक है। रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ का है, चक्रधर सिंह घराना। और मतलब बेसिकली घराने के नाम ये लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना और बनारस घराना। और इसको पैटर्नाइज करने वाले कौन थे, तो नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ से, जयपुर से भानु जी, रायगढ़ से राजा चक्रधर सिंह, और बनारस से जानकी प्रसाद। तो ये 4 घराने हैं जो रिलेटेड है कथक से। जब आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना ये। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं पंडित बिरजू महाराज, बिल्कुल पढ़ना है। लच्छू महाराज पढ़ना है। शंभू महाराज भी पढ़ना है। उसके बाद शोभना नारायण भी आपको पढ़ना है। सितारा देवी भी पढ़ना, इतना तो पढ़ लो, बाकी आपकी इच्छा, पर इतना तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित बिरजू महाराज। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यार इसलिए ना आप लोग को पहले ही बता दिया सब। कुचिपुड़ी आपको यहाँ पे दिख जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए, तो अब एक एक करके देखते हैं। देखो नॉर्थ इंडिया में है कथक, पर मेनली कहाँ पर है, यूपी में। कुचिपुड़ी के बारे में बात करेंगे, तो कुचिपुड़ी क्या होता था, पहले कुछ लोग हुआ करते थे जो विलेज टू विलेज जाकर के इसको परफॉर्म करते थे। ये भी एक क्लासिकल डांस ही है, लेकिन कुछ लोग इसको पहले परफॉर्म करते थे, पहले के टाइम की बात है ना। तो जो लोग परफॉर्म करते थे उनको बोलते थे कुशलवास। क्या बोलते थे, कुशलवास। एंशियंट टाइम में जो कुचिपुड़ी गांव टू गांव जाकर के, विलेज टू विलेज जाकर के परफॉर्म करते थे, उनको बोलते थे कुशलवास। अब जो कुचिपुड़ी जो वर्ड डिराइव हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के एक विलेज से डिराइव हुआ है, जो कि कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और उस विलेज का नाम क्या है, कुशेलापुरी, या फिर कुशेलापुरम, है ना, कुशेलापुरम या फिर कुशेलापुरी, यहाँ से। और जो लोग विलेज टू विलेज जाते थे उनको बोलते थे कुशेलवास। ये भी याद रखो और ये भी याद रखो। तो इस तरीके से नेम जो है
वो आया है, जिसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी। चलें आगे देखते हैं। बाद में बात करेंगे इसको। एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेडिशन बनाया था किसने, सिद्धेंद्र योगी ने। और कुचिपुड़ी में आपको भगवत पुराण जो है ये थीम के रूप में देखने को मिलेगा। जो भागवत पुराण है ये थीम के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी मैं बोलूँ कि उतना एग्जाम में आता नहीं, आपके लिए इससे से भी काम चल सकता है कि आंध्र प्रदेश, अगर आप लोग अभी जेई का एग्जाम दे रहे हो तो। अगली बात करें, जो यहाँ पे देख सकते हो, बाला सरस्वती और रागनी देवी, इन लोगों ने आगे चल करके इसको ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। मतलब यहाँ पर क्या है, 17th सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी ने इसका पूरा बोल सकते हो सिस्टमैटिक ट्रेडिशन सेट किया। लेकिन इसको पूरे ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने वाले कौन थे, बाला सरस्वती और रागिनी देवी। और अगर आप यहाँ कथक के केस में आओगे तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखो, जो लेडी लीला शोखे हैं, इन्होंने इसको रिवाइव करवाया। और वाजिद अली शाह ने इसको पैटर्नाइज करवाया था काफी। ठीक, तो ये बात हम लोग को यहाँ पे समझनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसको रिवाइव करवाया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें जो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस मतलब बेसिकली जो लव है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा पूरे के पूरे डांस में। और कुचिपुड़ी में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं मांडुक शब्दम। ये मांडुक शब्दम में बेसिकली मेढक की स्टोरी वगैरह के से स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है तरंगम, ये इंपॉर्टेंट है। तरंगम में क्या होता है, जो परफॉर्मर होता है ना, वो जो ब्रास की प्लेट होती है उसके एज पे परफॉर्म करता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो डांस है जिसमें परफॉर्मर एजेस पे परफॉर्म करता है, वो भी किसके, ब्रास प्लेट के। ये देखो, ठीक है ना, ये परफॉर्म कर रहा है। और यहीं तक बात होती तो मैं मानता, इस सेम कंडीशन पे उनको इसको बैलेंस करना है जिसमें पानी भरा हुआ है कलश में। अब आप समझ सकते हो कि कितना दिक्कत वाली बात है। अब आप बताओ, एक दो दिन में सीख जाओगे जैसे आप भांगड़ा करने लगते हो? नहीं सीख सकते भाई, एक उम्र लग जाती है ये सब सीखने में। अब देखो, एक होता है जल चित्र नृत्यम। ये देखो, इसमें आप पूरी तरीके से सामने देख करके डांस करोगे और पैरों से इस प्रकार का आप डिजाइन बना रहे होगे। समझ रहे हो? तो ये इतना आसान चीज नहीं होता है। तो जल चित्र नृत्यम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और तरंगम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो पिक्चर है वो बस आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि तरंगम क्या है, जल चित्र नृत्यम क्या, नहीं। ये पूछा जा सकता है, हाँ, जल चित्र नृत्यम में आप याद रख लेना कि भाई आपको एक चित्र बनाना है नृत्य करते हुए। लेकिन ब्रास प्लेट कौन से क्लासिकल डांस में उसके एजेस पे डांस होता है तो आप बता दोगे कुचिपुड़ी, इसको तरंगम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है भाई। अब जितने भी रेड्डी लोग हैं वो कुचिपुड़ी करेंगे, ये भी याद रख लेना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में रेड्डी मिलते हैं हमको। तो राधा रेड्डी हो गए, राजा रेड्डी हो गए। अब मल्लिका शारा भाई, याद रखो इन लोगों ने और एक और क्या किया था, भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी क्या कर रही थी, भरतनाट्यम। और जो इंद्रानी रहमान है, ये कोई एक डांस नहीं करी। अभी आप देखते जाओ, इनको मैंने लास्ट में से लिख दिया है, पहले सारे कर लो, पर इंपॉर्टेंट है ये सब इंपॉर्टेंट लोग हैं। रेड्डी वाला तो जहां दिख जाए आंध्र प्रदेश मार देना, या फिर कुचिपुड़ी मार देना। चलिए, उसके बाद कथकली। कथकली मैंने आपको कहां पर दिखाया भाई, केरला। देखो, पहले ना कुछ डांस हुआ करते थे, जैसे कि आपका रमनाट्टम, कुडियट्टम, है ना, कृष्णाट्टम। अब अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो भाई माफ करना, है ना, क्योंकि एरिया मेरा वो है नहीं। मतलब क्या, ये केरल वगैरह के लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो रामनाट्टम, है ना, रमनाट्टम, कुडियट्टम, कृष्णाट्टम, ये पहले कुछ डांसेस हुआ करते थे। और यहीं से इन सबको मिला करके एक डांस बना जिसका नाम था कथकली। अब हुआ क्या करता था कि पहले जो फ्यूडल लोग हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, वो लोग कथकली को करवाया करते थे, है ना, बहुत ज्यादा पैट्रनाइज करते थे। और ये कहाँ पर हुआ करता था, टेम्पल्स में ही हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो जो सामंत हैं, जो फ्यूडर्स हैं, ये जब, जो लैंडलॉर्ड है बेसिकली, जब इनका डिक्लाइन हो जाता है तो ये कथकली का भी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है ना। फिर बाद में हम लोग बात करें, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जो फ्यूडल सिस्टम है जब ये डिक्लाइन होता है तो कथकली का भी डिक्लाइन होता है। और कथकली में आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो डांस वगैरह किए जाएंगे वो किसके,
रामायण और महाभारत की चीजें इसमें देखने को मिलती है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। रामायण और महाभारत का बहुत ज्यादा डिपिक्शन किसमें होता है? कथकली में होता है। 1930 में एक मलयाली पोएट हुआ करते थे, वी एन मेनन। ये देखो, ये वी एन मेनन है, जिनके ऊपर पोस्टल स्टैम्प भी बाद में इशू किया। उन्होंने रिवाइव कराया है कथकली को। ठीक है ना। और यूजुअली हम लोग बात करेंगे, पहले बात करें तो ये सिर्फ ऑल मेल ट्रुप परफॉर्मेंस थी, मतलब एक साथ सारे के सारे जो मेल लोग थे वही परफॉर्म किया करते थे, है ना। अभी तो नॉर्मल मतलब बात करें तो फीमेल्स भी करती, पर पहले ये ऐसा ही हुआ करता था। तो इसमें पूरा का पूरा एपिसोड चलते थे रामायण और महाभारत वगैरह के। और कथकली कहाँ का है? कैसे केरला, कैसे कथकली। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनका यूज बहुत ही कम करता है, उनको बोलते हैं प्रॉप। जैसे कि प्रॉप क्या है, ये देखो, ये सब प्रॉप वगैरह है, ये सब प्रॉप वगैरह है। तो डांस में जो चीजें लगती हैं ड्रेस वगैरह के अलावा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट बहुत कम यूज होता है। किसमें? कथकली में। और इसमें जो डांसर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो किंग का रोल करेगा, गॉड का रोल करेगा, एविल का रोल करेगा। ठीक है। तो ये आपको डांसर दिख रहा है, और आप ये देखो, समझ रहे हो आप लोग? तो ये महाभारत हो गया, आपका रामायण हो गया, उन सबको ये लोग डिपिक्ट करते हैं कथकली से। आगे देखते हैं। कथकली में जो लैंग्वेज चलती रहती है वो होती है मनी प्रवलम। मनी प्रवलम। मनी प्रवलम कॉम्बिनेशन है किसका? मलयालम और संस्कृत का। और याद रखेंगे, जो रस मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिकली जो इमोशन होते हैं, उनको कथकली में आई और आई ब्रोस से बहुत ज्यादा शो होता है, बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट इनका देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब जैसे कि मैं बात करूं कि जो इनके जो फेस पर अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। तो ग्रीन कलर शो करता है रिचनेस को, डिसेंसी को। रेड कलर आपको देखने को मिलेगा, ये क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस को, प्रभुत्व को। ठीक है। एक आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे, उसको बोलते हैं एविल का कलर। येलो कलर किसके लिए? फॉर फीमेल्स। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और कथकली कौन से एलिमेंट को शो करता है? स्काई। मतलब जब डांस करेंगे तो लोग स्काई का भी एक प्रकार से आप बोल सकते हो सिंबलाइज करेंगे इस पूरे के पूरे डांस में। और इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं उतने एग्जाम में मैंने देखे नहीं, लेकिन फिर भी जो फेमस हैं, गुरु, कांचुकुरूप, गोपीनाथ, है ना, कट्टकल शिवरमन और रीता गांगुली, उतने ज्यादा मैंने एग्जाम में नहीं देखे हैं भाई। आगे चलते हैं मोहिनी अट्टम। तो ये भी बात करेंगे, केरला का ही है। और मोहिनी बेसिकली क्या है? भगवान शिव का, सॉरी, भगवान विष्णु का अवतार था, है ना। जब असुरों ने, यानी कि जो एविल लोग थे, जो राक्षस लोग थे, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत बाहर आया था। तो अमृत को बंटवारे को लेकर के जब लड़ाई चल रही थी देवताओं में और राक्षसों में, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, है ना। ये आप लोग को याद होगा। ठीक है ना। यस और नो? नहीं यार, मोहिनी का अवतार शायद उसमें नहीं लिया था, या उसी में लिया था भगवान विष्णु ने। क्योंकि मोहिनी का अवतार तो शायद भस्मासुर के लिए था। यहाँ पर एक मिनट यार, किसमें था? मोहिनी अट्टम देखो। भस्मासुर वाला था या? ये चीज आप ये लोग एक बार देख लेना। पर क्योंकि ये भस्मासुर वाला ही था या फिर वो अमृत वाला, वो थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। पर आप लोग बस इतना याद रख लेना कि भगवान विष्णु का अवतार था, और बेसिकली राक्षसों के अगेंस्ट में ही लिया गया था। जहां तक मुझे लग रहा है कि भस्मासुर वाला था, क्योंकि इसमें क्या होगा कि भगवान शिव के पीछे भस्मासुर पड़ा था, और फिर डांस करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु डांस करते हैं भगवान शिव को बचाने के लिए भस्मासुर से, क्योंकि भस्मासुर को वरदान दे दिया था किसने? बात करें तो भगवान शंकर ने, और वो उन्हीं के पीछे पड़ गया था। फिर मोहिनी का डांस करते करते उन्होंने एक मुद्रा ऐसी बनाई थी कि अपने सर के ऊपर हाथ रखा भगवान विष्णु ने। तो वैसे ही सर के ऊपर हाथ भस्मासुर ने भी रख लिया था, और वैसे ही वो भस्म हो गया। उसको वरदान दे दिया गया था कि जिसके सर के ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे काम की बात यह है कि भगवान विष्णु का ये क्या है? इनकारनेशन है, अवतार थे। तो मोहिनी मतलब भगवान विष्णु का अवतार, और अट्टम का मतलब होता है डांस। तो दोनों मिला करके बन जाता है मोहिनी अट्टम। तो ये बेसिकली सोलो डांस हुआ करता था, जो फीमेल किया करती थी, है ना। और बात करेंगे वडाई वेलु जो थे, उन्होंने बात करेंगे इसको काफी ज्यादा डेवलप किया था।
और बात करेंगे जो त्रावणकोर है, जो केरला में वहाँ के जो रूलर्स हैं उन्होंने इसको पैट्रनाइज किया था। और आगे चल करके जो इसको फेमस किया है ना, जो रिवाइव किया, वो वही वीएन मेनन जिनकी भी बात हुई थी, उन्होंने कल्याणी अम्मा के साथ में मिलकर के इसका रिवाइवल करवाया। डेवलप होना मतलब इसको एक प्रॉपर, आप बोल सकते हो कि एक ट्रेडिशन के रूप में लेकर के आना, लेकिन इसका रिवाइवल जो है वो कल्याणी अम्मा और वीएन मेनन ने किया था। तो ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे जो बात करेंगे, जो फीमेल का डांस है भगवान विष्णु का, है ना, फीमेल रूप में यानी कि मोहिनी के रूप में, उसको यहाँ पे शो किया जाता है मोहिनी अट्टम में। और सीधी सी बात है यार, मोहिनी का मतलब ही होता है क्या, जो मोहित कर ले। तो बेसिकली ये लस्ट से यानी कि ब्यूटी वाले एक्सपेक्ट को ज्यादा शो करेगा। ठीक है। और दूसरी बात करें हम लोग, यहाँ पे जो सिंबलाइज करता है डांस में एलिमेंट, वो होता है एयर। ये एलिमेंट वाले क्वेश्चन जो है, खास करके मैं बात करूं उसका जरूर याद रख लेना, भरतनाट्यम का अग्नि। बाकी का अगर छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, पर भरतनाट्यम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, ये आप बोल सकते हो कि प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, जैसे कि सुनंदा नायर हो गया, है ना, अ, माधुरी अम्मा हो गई, जयप्रभा मेनन हो गई। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ तो लस्य वाला इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। सुनंदा नायर एग्जाम में आई हुई है, वैसे एग्जाम में सारे आए हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। एग्जाम में तो सारे ही आए हुए हैं कभी ना कभी, लेकिन जो ज्यादातर आए हैं उनको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम। उसके बाद चलते हैं ओडिसी। ओडिसी कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा। तो जो उदयगिरी और खांडगिरी की जो गुफाएं हैं, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ओडिसी की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं आज भी। कहाँ पर है ये, भुवनेश्वर के पास में, उड़ीसा में। और जो ओडिसी जो वर्ड है, ये डिराइव हुआ है ओद्र नृत्य से। ओद्र नृत्य मेंशन है किसमें, नाट्य शास्त्र भाई भरत मुनि। ठीक है ना। तो ओद्र नृत्य मेंशन है नाट्य शास्त्र भाई भरत मुनि, वहीं से ओडिसी जो डांस है वो आया है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। दूसरी बात, पहले क्या हुआ करता था कि इस डांस को सिर्फ और सिर्फ फीमेल करती थी, जिनको महारीस कहा जाता था। और वो कहाँ पर करती थी, टेम्पल्स में करती थी। और इस चीज को पैटर्नाइज किया करते थे जैन किंग खारवेला, है ना। तो महारीस कौन थी, जो परफॉर्म करती थी, लेकिन कहाँ पर, टेम्पल्स में। और जैन किंग जो खारवेला हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज को पैटर्नाइज भी करते थे। ओडिसी को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने वाली कौन कौन है, एक तो कौन है बताओ, चार्ल्स फाबरी। और दूसरी हैं कौन, इंद्रानी रहमान। इस नाम के बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात किया था। यस और नो, इंद्रानी रहमान। ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम में जो आएगा वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम में जो भी हमारे आता है वो सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ज़्यादा किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंद्रानी रहमान कुचिपुड़ी में भी आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी आपको इंद्रानी रहमान देखने को मिल रही है। तो इन्होंने ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया था। और ये मिस इंडिया भी रह चुकी थी, आई थिंक 1952 में। ईयर एक बार आप लोग देख लेना अगर चाहो तो, लेकिन मिस इंडिया रह चुकी हैं। ठीक। तो बात करेंगे जो वैष्णव मूवमेंट है भगवान विष्णु से रिलेटेड, है ना, जब वो आया बहुत ज़्यादा उड़ीसा वगैरह में, तो जो महारी जो कल्चर है वो डिक्लाइन हुआ था उस समय। और उसके बाद क्या किया गया, आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद जो लड़के हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करें, जो लड़के हैं, जो बॉय हैं, उनको फीमेल्स के कपड़े वगैरह पहना दिए गए। और उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया गोटीपुवास। मतलब महारीस को धीरे धीरे रिप्लेस भी किया गया था गोटीपुवास के द्वारा, जब वैष्णविज्म जो है आया था उड़ीसा में। ठीक है, आज के डेट में दोनों लोग ही करते हैं। अब बात करेंगे, जब यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये परफॉर्मेंस चलता है, तो लॉर्ड विष्णु का जो इनकारनेशन के बारे में होता है कि भगवान विष्णु का जो जन्म हुआ, है ना, मतलब पृथ्वी पे कितने बार आया है, उनके जो अलग अलग अवतार रहे हैं, है ना, उनके बारे में बात होगी। और जो जयदेव ने बुक लिखी थी गीत गोविंद, उसके छंद यानी कि मैं बोल दूं आसान भाषा में दोहे वगैरह, उनका यूज इसमें किया जाता है। अब
याद रखना कि ओडिसी को मोबाइल स्कल्पचर भी कहते हैं। अब मोबाइल का मतलब आप लोग वाला मोबाइल मत यूज कर लेना, मत समझ लेना जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, बात करते हैं वीडियो देखते हैं, नहीं। जो मोबाइल है ना, इसका वर्ड पहले जो है ना स्टैच्यू के लिए यूज होता था। मतलब मोबाइल जो वर्ड है, इसका यूज सबसे पहले स्टैच्यूज वगैरह के लिए हुआ करता था। और वो जो स्टैच्यूज हुआ करती थी, वो बेसिकली कुछ ना कुछ शेप वगैरह बनाया करती थी। तो ओडिसी में क्या है ना, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह बनाए जाएंगे, है ना। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और ऊपर भी लिखा हुआ है, और इसीलिए इसको मोबाइल स्कल्पचर भी कहा गया है। अब एक यहाँ पे बोला गया है त्रिभंगा। त्रिभंगा, त्रिभंगा क्या है, जिसमें देखो ये जो बच्ची है, इसने अपना नेक जो है यहाँ पे, ये क्या किया है बताओ, नेक डाउन किया है। ये पूरा का पूरा जो धड़ है ना, जो धड़ है उसको यहाँ पे डाउन किया है। अपनी जो नी है उसको भी यहाँ पे बेंड किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक साथ मिल करके बना रही है वो त्रिभंगा। इसको बोलते हैं त्रिभंगा। इसी प्रकार से एक शेप बनाया जाता है जिसको बोलते हैं चौक। चौक में जो डांसर है वो एक प्रकार का स्क्वायर बनाता है। तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल जो शेप हैं वो अपनी बॉडी से बनाए जाते हैं। किसमें अगर हम बात करें तो ओडिसी में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें वाटर को सिंबलाइज करते हैं, है ना। इसमें वाटर को सिंबलाइज करते हैं। और अगर मैं बात करूं, ब्रूस ली आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका एक कोट था कि बी वाटर माय फ्रेंड। मतलब वाटर कैसा है, जिसमें जाता है वैसे ही ढल जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें जो बॉडी से बहुत टाइप के शेप बनाए जा रहे हैं, तो ये वाटर को सिंबलाइज करेगा। अब जो फेमस प्रोपोनेंट है, ये एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो बनता है। जैसे कि ये देखो, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के लिए फेमस है, बहुत आती हैं, है ना। गुरु केलुचरण महापात्रा बहुत पूछे जाते हैं। मीनाती मिश्रा आ चुकी हैं, गुरु पंकज चरण दास भी पूछे जा चुके हैं। अब बात करेंगे इंद्राणी रहमान के बारे में। तो ये देखो, भरतनाट्यम भी करी हैं, कुचिपुड़ी भी करी हैं, कथकली भी करी हैं, और सबसे ज्यादा योगदान दिया है इन्होंने ओडिसी में। ठीक है ना। ठीक है क्या, इनके बारे में आप ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है ना। लेकिन इसमें कथक भी आ जाएगा। तो मतलब कैसे कथक होता है ना, तो कथक हमको नहीं लेना है, तो ऐसे याद रखो भाई, सीधे सीधे याद रख लो। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी। या फिर आप बोल सकते हो इंद्रानी जो रहमान है, उन्होंने भरतनाट्यम किया कुछ पूड़ियाँ खाते हुए, है ना, कथा करते हुए उड़ीसा में। इस तरीके से आप लोग इनको याद रख लेना। तो याद रखो कि जो इंद्रानी रहमानी है, मेनली वो साउथ में डांस करेंगे। तो साउथ में कौन कौन से आ रहे हैं, मोनियट्टम नहीं आएगा, ठीक है ना, बी और के से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ओडिसी। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इंद्रानी रहमान के। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई एसएससी में। मणिपुरिया भी यहाँ से उतनी डिटेलिंग नहीं है, इनको बोलते हैं ड्रम। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो क्लासिकल डांस है जिसमें ड्रम शेप पहन करके डांस किया था। ये लोग जो है ना, यहाँ पर बेल्स घुंघरू वगैरह नहीं पहनते। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं मणिपुरी। तो जो मणिपुरी डांस है, पहले ये माना जाता था ये भगवान शिव और पार्वती का डांस हुआ करता था। लेकिन जब वैष्णविज्म जो है यहाँ पर आया, ठीक है ना, जब वैष्णविज्म जब यहाँ पर आया, तो बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे वैष्णविज्म आया तो ये धीरे धीरे शिफ्ट हो गया, और कृष्णा भगवान का यहाँ पे डांस आपको देखने को मिलने लगा। यस और नो, बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा था वो था शिव और पार्वती का। पर जब वैष्णव मूवमेंट इधर आया तो धीरे धीरे ये कृष्ण भगवान का थीम इसमें चला गया। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। आगे हम लोग बात करेंगे। ये इसलिए भी आगे जाकर के फेमस हुआ क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको शांति निकेतन में भी लेकर के आए थे, तो और ज्यादा फेमस हुआ। और फीमेल यहाँ पर जो ड्रेस पहनती है उसको बोलते हैं पटलोई, और उनके लहंगे को बोलते हैं कुमिन, है ना। फीमेल ड्रेस को बोलते हैं पटलोई और लहंगे को बोलते हैं कुमिन। और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी यूज करती है। देखो ये ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे उतने जरूरी नहीं है। ठीक है ना। फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फेस तो दिखेगा ही नहीं ना। ठीक है।
अगली बात हम लोग करें तो जो मेल हैं वो नॉर्मली सैफ्रॉन पहनते हैं, भगवान कृष्ण को वो लोग शो करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो बेल्स वगैरह कोई पहनता नहीं, जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया था। याद रखना लाई हरोबा यहाँ पे एक फेस्टिवल है, और लाई हरोबा फेस्टिवल में डांस होता है। तो उस डांस से भी मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है वो इंस्पायर्ड है, ये आप याद रखेंगे। और इस डांस को इसलिए भी जरूरी समझा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डेवोशन पर्पस के लिए करता है। क्यों? क्योंकि इसको कौन लोग करते हैं? मैबास और मैबीस। ये कौन है? मैबास मतलब पुजारी, और मैबीस मतलब पुजारन, है ना। तो ये लोग ही इस डांस को किया करते हैं। और याद रखना इसका थीम होता है क्रिएशन ऑफ वर्ड। ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब एग्जाम में क्या आएगा इससे पता है? बस मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर में नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसको फेमस किया? मणिपुरी को किया। यहाँ की जो ड्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं? पटलोई। ये पूछा जाएगा। और मईबास और मईबीस कहाँ पे कौन से डांस को करती हैं? तो आप बोल दोगे मणिपुरी। लई हरोबा से कौन सा क्लासिकल डांस डिराइव हुआ? तो मणिपुरी। ये सब आएगा। मणिपुरी जो डांस होता है उसमें आप अपनी बॉडी के थ्रू एक शेप बनाते हो 8 का। इसको बोलते हैं नागबंध मुद्रा। तो सीधा क्वेश्चन आता है नागबंध मुद्रा जो है ये कौन से डांस से रिलेटेड है? तो आप बोलोगे मणिपुरी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। इसके जो फेमस डांसर हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु बिपिन सिंह, जिनको हंजबा का टाइटल दिया था मणिपुर के किंग ने, है ना। ये टाइटल है और मणिपुर के किंग ने दिया था हंजबा का टाइटल। उसके अलावा ये जावेरी सिस्टर्स ने इसको बहुत फेमस किया, है ना। जावेरी सिस्टर बस याद रख लेना, नैना जावेरी, रंजना जावेरी, है ना, सुवर्णा, दर्शना, ये सब लोग। सतारिया। देखो भाई, बात करेंगे जो सतारिया डांस है, इसको वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाले एक संत शंकर देव ने स्टार्ट कराया था 15 सेंचुरी एडी में आसाम में। ठीक है। अब होता क्या था, जो वैष्णव मठ होते हैं उनको आसाम में बोलते हैं सत्रास। तो इसी के नाम पे जो डांस स्टार्ट हुआ उसको क्या कहा गया? सतारियास, है ना। इसी के नाम पे जो डांस स्टार्ट हुआ उसको क्या बोल दिया गया? सतारिया। तो याद रखेंगे सतारिया डांस को स्टार्ट करवाने वाले कौन थे? शंकर देव। और शंकर देव ने जो सॉन्ग कंपोज किया था उसको बोलते हैं बोरगीत। उसको क्या बोलते हैं? बोरगीत। वैष्णव मठ को असम में क्या बोलते हैं? सत्रास। आगे देखते हैं। बात करेंगे जो सतारिया जो डांस फॉर्म है, इसमें जो यूज होता है ना डांस स्टेप वगैरह, उसका यूज नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलता है, मतलब उसमें लिखा हुआ है। अगली बात, स्टार्टिंग में सिर्फ ये मेल मॉन्ग परफॉर्म करते थे और उन मेल मॉन्ग को बोलते थे बुकटोस, है ना। बुकटोस, बुकोट, सॉरी, बुकोट्स कहा जाता था। देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना प्रोनाउंसिएशन का, प्लीज इसमें थोड़ा सा फॉरगिव करना। ठीक है। तो बुकोट्स कहा जाता था। जो मेल मॉन्क हुआ करते जो इसको परफॉर्म करते थे उनको बोलते थे बुकोट्स। लेकिन आज की डेट में हम लोग बात करेंगे तो इसको सारे लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस समय इसके 2 सेपरेट स्ट्रीम बन चुके हैं जो आपके काम के हैं नहीं, है ना। गयान बिहानाचर नाच या फिर खरमनार नाच, इसको आप छोड़ सकते हो। सतारिया कहाँ का है? ये क्वेश्चन आएगा, आसाम का है। किसने डेवलप किया? शंकर देव ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोग हैं जो सतारिया डांस से रिलेटेड हैं, लेकिन जनरली मैंने उतने क्वेश्चन देखे नहीं है। और जो भी सैकिया वगैरह होते हैं, बार बयान लोग होते हैं, है ना, ये सब आपको जो सैकिया है ना, ये फेमस सरनेम है आसाम में। ठीक है। ये सैकिया आप देखोगे बहुत फेमस सरनेम है, तो सैकिया हो गया या फिर बार बयान हो गया तो आप आसामी लगा करके आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। जो भी आप लोग को दिक्कत हो इस लेक्चर में मुझे बताइएगा। थैंक यू।